हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट में प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा यूनिट सेल डेंसिटी। ठीक है, इसके पहले लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम जानेंगे यूनिट सेल में डेंसिटी का मतलब क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफेक्ट इन सॉलिड। जैसे जानते हैं कि सॉलिड में बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारी बातें भी करना बाकी है। प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा है यूनिट सेल डेंसिटी। आइए बताते हैं यूनिट सेल डेंसिटी का मतलब है क्या। वैसे सिंपली देखा जाए तो एक डेंसिटी एक घनत्व का मतलब होता है। डेंसिटी को हम घनत्व बोलते हैं। और बच्चों आपको बता दें घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अच्छा इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे ये कह रहा है कि यूनिट सेल डेंसिटी मतलब एक यूनिट सेल में, जिसके बारे में इसके पहले लेक्चर में हो चुका है डिस्कशन। एक यूनिट सेल का अगर डेंसिटी ज्ञात हो, अगर एक यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात हो, तो उस यूनिट सेल का यूं बोलेंगे कि उस यूनिट सेल में परमाणु का आकार क्या होगा, साइज बोल सकते हैं, उसका भार क्या है। अदरवाइज हर एक चीज की गणना की जा सकती है एक यूनिट सेल के माध्यम से। सो यहां पे यूनिट सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूनिट सेल में डेंसिटी। तो यहां पे आप समझेंगे कि एक घनत्व सिंपली होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यूनिट सेल का जो घनत्व होगा वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ लिखें चूंकि ये हम जानते हैं और ये नहीं जानते हैं, सो यहां पे लिख सकते हैं यूनिट सेल का घनत्व जो होगा वह इसी पर डिपेंड होगा। अच्छा क्या लिखेंगे यूनिट सेल का द्रव्यमान, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है, वैसे यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालेंगे। आयतन, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। अच्छा तो सिंपली हो गया, ये सिंपली हो गया एक यूनिट सेल का घनत्व। यहां हम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, फार्मूले के बारे में हम यहां समझने वाले हैं और इसका यूज क्या है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का आयतन, आयतन तो निकालना इजी है, ए इंटू ए। अगर किसी यूनिट सेल का जो लेंथ है ए है तो वहां पे आयतन क्या होगा, 3 बार ए से मल्टीप्लाइड कर देंगे। यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या है इसके बारे में जरा विचार करें तो बच्चों यहां पे निकाल सकते हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? यूनिट सेल का द्रव्यमान। दैट मीन्स क्या होगा यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, मतलब कितने परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या में हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान। किससे गुणा करेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान। संख्या को जेड से प्रदर्शित करेंगे और गुणा करेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है यार बच्चों, ये कुछ ऐसा। तो अब यहां पे ये समझना है कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे, और ये पहले बता चुके हैं कि 3 प्रकार के यूनिट सेल वाट एससीसी, एफसीसी और बीसीसी में अलग अलग जेड का मान मिलता था। यहां पे एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है अगर हमको ये समझना है तो यहां पे होता है एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वाट परमाणु भार बटे, परमाणु भार का मतलब होता है कैपिटल एम, यानी कि ये कुछ ऐसा। अवोगाद्रो संख्या दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय Na, राइट। तो ये रहा एक परमाणु का द्रव्यमान। हमको फाइनली क्या निकालना है? यूनिट सेल का घनत्व निकालना है। यस, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि यूनिट सेल का आयतन तो पता है। सिंपली अगर देखा जाए तो इस फार्मूले को इस प्रॉपर्टीज में कुछ मान भरना पड़ेगा, तो यहां से यूनिट सेल का द्रव्यमान भी निकल गया है। अच्छा, यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना निकला है? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे इसमें इसका मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा वाट यूनिट सेल का, फिर से लिखेंगे द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी कि डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं जेड। ठीक है,
अच्छा, एक परमाणु का द्रव्यमान आपने निकाला है m/na, यहाँ लिखेंगे बच्चों m/na, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट सेल का द्रव्यमान, ठीक है। अब बच्चों अगर लेटस कंसाइडर वाट, ये फर्स्ट मान लें और हम इसे क्या मान लें, सेकंड मान लें, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो वाट सेकंड का जो मान है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, और साथ ही साथ यूनिट सेल का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, यूनिट सेल का जो आयतन होता है बच्चों, आयतन की बात करें तो क्या होता है, आयतन होता है a गुणा a, मतलब a पे पावर 3, ठीक है। अब इस पूरे मान को यानी समीकरण 2 और सपोज इसको मानते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो 2 और 3 के मान को कहां भरेंगे, 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर कुछ ऐसा क्या होगा, तो 1 में मतलब क्या लिखेंगे, व्हाट राइट हियर, यूनिट सेल का घनत्व, ठीक है। अच्छा, यूनिट सेल का घनत्व कितना है, यूनिट सेल का द्रव्यमान, दैट मीन्स यूनिट सेल का द्रव्यमान Z इंटू एम, ZM हो जाएगा बाई एन ए, राइट। एंड साथ ही साथ थर्ड में क्या है, a पे पावर 3, क्योंकि यहां पे ऊपर दिया होगा यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। तो ये रहा फाइनली d का मतलब, यानी आल्सो राइट हियर d, एंड d का वैल्यू हो जाएगा Z इंटू एम बाई एन ए क्यू। बच्चों ये रहा इसका मतलब, ये रहा एक डेंसिटी, ये रहा एक यूनिट सेल का घनत्व, राइट, D इक्वल टू ZM बाई Na इंटू AQ, राइट। तो बच्चों यहां पे अगर इसका हम मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा क्या होता है, आप जानते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है, इसमें बताने को सकता है नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसके आधार पे अगर हम समझें कि इसका यूज कहाँ है, राइट, तो इसके आधार बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, लेकिन थियरी समाप्त होने के बाद, लेकिन फिलहाल आपको मात्र एक न्यूमेरिकल देंगे इस डेंसिटी को समझने के लिए। यस, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करेंगे। यस, चलिए समझते हैं जरा। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का एक अलग लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे, डेंसिटी के आधार पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी धातु जिसका परमाणु भार दिया है 60 की क्रिस्टल संरचना FCC एवं यूनिट सेल की कोर लंबाई 400 pm हो तो उसके घनत्व की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया वैल्यू है उसे हम भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, अभी मैंने फार्मूला मिटाया नहीं है, डी का मान यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले m दिया है, और m कितना दिया है 60। आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास का कोई बेसिकली यूनिट नहीं होता, तो इसको हम m या AMU से डिनोट करते हैं, राइट। यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक का मतलब क्या है, जो क्रिस्टल जालक है उसकी जो संरचना है, क्रिस्टल जालक की संरचना कौन सा, FCC, तो आप जानते हो FCC के लिए जो Z होगा, Z कितना होता है 4 होता है, यानी एक FCC में जो Z होता है, जो परमाणुओं की संख्या होती है, जो कणुक संख्या होती है 4 होती है, ये आप जानते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात यह कर रहा है कि कोर की लंबाई 400 pm हो। कोर की लंबाई का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे A का मान दिया है 400 pm, दैट मीन्स 400 pm का मतलब होता है पिकोमीटर। चलिए, तो एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10 वाट 10 टू द पावर -12, इसको कन्वर्टेड कर लेंगे SI में, तो क्या होगा पिकोमीटर वाट इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, राइट। और यहाँ पे मीटर को भी कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाट 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। फाइनली गाइस ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फटाफट कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कितना इजी होता है देख लो। 10 टू द पावर यहाँ पे 12 है, -2 है, तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको और कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये 20 क्या करेगा, यहाँ पे 8 बना लेगा, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा ए का मान। ए का मतलब है कोर की लंबाई, ठीक है। तो कोर की लंबाई दिया हुआ है
और क्रिस्टल जालक FCC है, M दिया है, पूछ क्या रहा है D क्या होगा, D का मतलब डेंसिटी क्या होगा। बच्चों अभी आपको बताया कि डेंसिटी का मतलब होता है Z इंटू एम बाई NA इंटू AQ, राइट। तो आप लिखेंगे सूत्र D इक्वल टू Z इंटू एम बाई NA इंटू AQ, राइट। सो डियर मान भरे तो Z का मान कितना है 4 है, FCC दिया है, अच्छा M का मान कितना है 60, कोई दिक्कत नो। NA का मान नहीं पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। अच्छा यहाँ पे AQ की बात करें तो AQ का मतलब क्या हो जाएगा वाट, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 का 3 बार करने होंगे पावर, ठीक है। चलिए तो फाइनली इसका थोड़ा सा कटपिट कर दें, कैलकुलेशन कर दें तो क्या होगा जरा देखें। कुछ नहीं 4 गुणा 60 रहने देंगे और यहाँ पे आगे आए तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा इसका करेंगे तो ये 4 3 बार जाएगा 3 टाइम, तो हो जाएगा जी 4 गुणा 4 गुणा 4। अच्छा ये कंप्लीट हुआ। अच्छा इसके अलावा देखिए 8 तरीके 24 यानी 10 टू द पावर हो जाएगा -24, राइट। अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, पावर वाला पावर के साथ जाएगा तो 10 टू द पावर 23 और 24 है तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 बचेगा और साथ ही साथ ये 4 1 जा 4 से कटा। अच्छा 4 एक कम 4 और ये हो जाएगा 15 चौके 60। अच्छा इसके अलावा अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे पावर की बातें आएंगी। फाइनली क्या बचा, ऊपर बचा है 15 और नीचे बचा है ये पूरा मान, तो यहाँ लिखेंगे वाट, जरा देखें 15 बटा हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर वाट 23 है और यहाँ पे क्या है -24 है, बट उससे पहले एक मान छूट रहा था जिसका नाम 4 है। फिर यहाँ करेंगे 10 टू द पावर -1। बच्चों जब 10 टू द पावर -1 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 15 गुणा 10। और यहाँ नीचे मैं आपको एक राज वाली बात बता दूं, जब भी ये कैलकुलेशन की बारी है लास्ट में हल करना हो तो इसको पॉइंट हटा करके कंप्लीट नंबर मान लेते हैं, 6 मान लेंगे, ठीक है। 6 चौके कितना हो जाता है 24 हो जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ हो जाएगा 15 दाम 150 बटा हो जाएगा 24 और आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 6.25 और ये क्या है डेंसिटी है, दैट मीन्स डेंसिटी का मतलब होता है वाट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये रहा बच्चों आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन और एक प्यारा सा सॉल्यूशन जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तमाम तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यस ये रहा एक क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे आएंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। यानी अब तक हमने क्या जाना, सॉलिड में बहुत सारी प्रॉपर्टी क्वालिटीज बहुत बातें, लेकिन अब हम जानेंगे कि डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक सॉलिड में दोष का मतलब क्या होता है। यस ये क्या है, चलिए तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस तो चलिए बच्चों समझते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स, राइट। जबरदस्त टॉपिक होने वाला है और आपको बता दें इसके पहले आप लोगों ने तमाम टॉपिक में देखा था सॉलिड के अलग अलग प्रॉपर्टीज, जिसमें हम क्रिस्टोलिन सॉलिड को लेकर के चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स एक दोष का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों दोष का मतलब कमी से होता है, यानी कि जब किसी क्रिस्टल जालक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्रिस्टल जालक बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है क्या, तो क्रिस्टल जालक में तमाम प्रकार के संगठक कण होते हैं और ये दोष तब होता है बच्चों जब इन संगठक कणों में परिवर्तन होता है, या यूं बोलेंगे कि अनियमितता आ जाती है, या यूं बोलेंगे कि बिगाड़ हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम दोष कहते हैं, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी क्रिस्टल में उनके संगठक कणों, उनके संगठक कणों में परिवर्तन या किसी क्रिस्टल जालक में उनके संगठक कणों में परिवर्तन या अनियमितता
उत्पन्न होती है तो इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। इसे ठोसों में दोष कहा जाता है, राइट। यानी कि व्यवस्था में बिगाड़, क्रिस्टल जालक की अगर व्यवस्था में बिगाड़ होगा तो वही क्या होता है, दोष होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो ठीक है। अब हम समझेंगे कि दोष के प्रकार, यानी कि दोष के प्रकार कैसे होंगे। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे, ये जनरली देखा जाए तो मुख्यतः, वैसे तो तमाम होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे समझना क्या है, क्या समझना है कि जो पहला होगा वो क्या होगा, बिंदु दोष। क्या होगा, बिंदु दोष। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है पंक्ति दोष। पंक्ति दोष एक लाइनीय दिक्कत में आ जाए। तीसरा है तल दोष, पूरे तल पे अनियमितता होना, एक पॉइंट के रूप में अनियमितता होना। तो बच्चों इसका तीनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, और बिंदु दोष, पंक्ति दोष, तल दोष, ये है लगभग 3 टाइप्स, जनरली 3 टाइप्स किसके, डिफेक्ट के। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब बिंदु दोष, पंक्ति दोष, तल दोष। बिंदु का मतलब होता है कि एक एक कणों के बारे में बता रहा है कि एक एक कण जब कहीं गायब होंगे, मतलब एक एक कण में कमी आएगी, एक एक कण में अनियमितता होगा। पंक्ति दोष का मतलब होता है एक पूरा पंक्ति ही में डिफेक्ट आ जाए। तल दोष का मतलब होता है पूरा इसका तल ही डिफेक्ट में रहे। तो यस, तो समझते हैं कि इन मुख्य 3 प्रकार के दोषों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि बिंदु दोष। आइए बच्चों आप समझाते हैं कि बिंदु दोष का मतलब होता क्या है, राइट। तो बच्चों जो बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष जिसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, राइट। अब एक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है एक कणों का गायब होना। जैसे हम इसको पहले समझ लेते हैं, एक पॉइंट यानी कि ये बात तब हो पाएगी जब हम लेंगे एक आयनिक क्रिस्टल, जैसे NaCl, KCl, अदरवाइज जो भी, इसे बोलते हैं आयोनिक क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, आयोनिक क्रिस्टल। तो बच्चों जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें आयन हो, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब उनके आयनों की व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट, राइट। अब यहां बात यह है कि जो पॉइंट डिफेक्ट है उसमें कैसे कैसे, मतलब अलग अलग प्रकार के आयनों में बिगाड़ होगा, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट बढ़ जाते हैं। जैसे यूं बोलेंगे कि जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, अगर उसका हम वर्गीकरण करें तो कुछ पॉइंट डिफेक्ट आपको कुछ नजर आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लेने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट में वाट, रस, रस समीकरण, रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष जिसे कहते हैं स्टोकियो, स्टोकियो, स्टोकियो मेट्रिक डिफेक्ट, राइट, स्टोकियो मेट्रिक डिफेक्ट, राइट, कुछ इस प्रकार से। दूसरा होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है, इसका उल्टा कर देंगे, और रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, जिसको बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियो, स्टोकियो मैट्रिक डिफेक्ट। और तीसरे की बात करें तो यहां पे तीसरा आएगा इम्प्योरिटी,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। तो ये रहा कुछ ऐसा। इम्प्योरिटी बोलते हैं अशुद्धता, क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष। तो ये रहा यहां पे जनरली 3 प्रकार के दोष, 3 प्रकार के पॉइंट दोष, 3 प्रकार के बिंदु दोष। चलिए, तो अगर यहां पे देखें तो यहां पे रस समीकरण मिति दोष में स्टोइकियोमेट्रिक में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एक आता है, बहुत प्यारा सा है, साटकी दोष कहते हैं, बहुत बढ़िया मजेदार है, साटकी दोष पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फ्रैंकल दोष। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप और समीकरण मिति में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दोष पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा ऋणायन रिक्तिका दोष। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ऋणायन रिक्तिका दोष, ऋणायन रिक्तिका दोष, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में, अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, धनायन दोष, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है, इसके अलावा और आ सकता है धनायन रिक्तियों के कारण न्यूनता दोष। इसके अलावा आ सकता है धनायन रिक्तियों के कारण न्यूनता दोष, न्यूनता दोष, ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, इम्प्योरिटी की बात करते हैं, तो बच्चों इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष, ठीक है। अच्छा, एक और पढ़ना है इसमें आयनिक अशुद्धता दोष, ठीक है। क्या पढ़ना है? आयनिक अशुद्धता दोष, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये रहा पॉइंट डिफेक्ट का डिटेल। चलिए एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल में व्यवस्था से अव्यवस्था का होना, जैसे NaCl में किसी एक आयन का इधर उधर विचलित होना, आयनों का इधर से उधर होना, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। प्यारे बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है, ये लगभग कुछ जनरली इसके टाइप मिलेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार, जिससे अलग अलग कमी के अनुसार अलग अलग प्रकार रखे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक, दैट मीन्स रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है और समीकरण मितीय दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। अगर हम ध्यान से देखें तो रस समीकरण मिति में पढ़ना है शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है। इसके अलावा और समीकरण मिति में पढ़ना है ऋणायन रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, धनायन रिक्तिका के कारण न्यूनता दोष, और साथ ही साथ इम्प्योरिटी के अंतर्गत उदासीन परमाणु अशुद्धता, आयनिक अशुद्धता दोष। प्यारे बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और हम आगे इसका डिटेल लेने वाले हैं कि वास्तव में अगर एक स्टोइकियोमेट्रिक यानी कि एक रस समीकरण मिति दोष है, तो उसमें साटकी दोष और फ्रैंकल दोष का मतलब क्या है, रियलिटी क्या है, कि ये अलग अलग प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट आते कैसे हैं और इनका मतलब क्या है, इनका अलग अलग यूजेस क्या है, इनका अलग अलग रीजन क्या है, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हेडिंग लगाएंगे साटकी दोष। यस, चलिए बच्चों, तो समझते हैं कि साटकी और फ्रैंकल दोष जिसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, मतलब रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रस समीकरण मितीय दोष में अभी बताए हैं, मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। चलिए इसका थोड़ा सा हम मतलब जान जाए कि इसका मतलब कैसे होगा। एक रस समीकरण मितीय दोष का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि किसी आयनिक क्रिस्टल में वाट लिखना चाहे लिख सकते हैं, वाट किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद
दोष उत्पन्न होने के बाद या यूं बोलेंगे पश्चात क्या धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर हो तो इसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यहां पे इसका परिभाषा इसलिए लिखवाया है ताकि आप इसके आधार पे और समीकरण मिति का भी परिभाषा बना सके। ठीक है, उल्टा करेंगे तुरंत वो बन जाएगा। फिर से एक बार समझेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके आयनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात का क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष। प्यारे बच्चों, अभी आप जाने हैं कि इनमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है साटकी दोष को लेकर के, और इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है दूसरा दोष है फ्रैंकल दोष। तो प्यारे बच्चों अब हेडिंग लगा लें साटकी दोष को लेकर के। चलिए यहाँ पे जरा समझें, यहाँ पे जरा विचार करें। एक साटकी दोष अगर हम हेडिंग में देखेंगे तो बच्चों साटकी दोष का मतलब क्या होता है, चले बच्चों, तो अब जरा समझें कि साटकी दोष का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, साटकी दोष यानी कि एक आयनिक क्रिस्टल में, एक आदर्श क्रिस्टल में जब धनायन और ऋणायन एक अनुपात में उनकी कमी हो जाती है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे जरा देखें, जरा पहले लिख लें, इसका कुछ मतलब लिख लें। जब यहीं लिखेंगे किसी आयनिक क्रिस्टल में, क्या लिखेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की समान अनुपात में कमी, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की समान अनुपात में कमी होने के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों, साटकी दोष कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका मतलब, ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब जरा समझें कि किसी आयनिक क्रिस्टल का मतलब क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं NaCl, इसके अलावा KCl, KBr ले सकते हैं, इसके अलावा CsCl ले सकते हैं, EtC। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम NaCl की बात करें, KCl की बात करें, तो आप कुछ ऐसा चले। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक आइडियल क्रिस्टल, एक आयनिक क्रिस्टल, जैसे कुछ क्रिस्टलों की व्यवस्था, कुछ ऐसा, ये रहा फाइनल स्टूडेंट, आपके सामने एक क्रिस्टल है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चों A+, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन,
और यहाँ पे लेते हैं बी को माइनस, दैट मीन्स निगेटिव आयन। तो एक आयन का मतलब होता है एक पॉजिटिव निगेटिव, से फिर से क्या लेंगे ए प्लस बी माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ क्या करेंगे, फिर लेंगे यहाँ पे जी बी माइनस ए प्लस, एक सामने एक जैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या लेंगे वाट बी माइनस ए प्लस, ठीक है। फिर क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है। अच्छा, तो ये है एक आइडियल क्रिस्टल, क्या बोलेंगे, एक आइडियल क्रिस्टल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर इसी को डिफेक्ट के रूप में देखें तो यहां पे कि वास्तव में क्या रहा है। चले बच्चों, तो ये रहा आपके सामने फाइनल फिगर, दो फिगर एक जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे आइडियल क्रिस्टल, और ये भी एक आइडियल ही है, क्योंकि इसमें अभी देखा जाए तो सब कुछ एकदम चकाचक है, मतलब कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब इसमें कमी कैसे होगा, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की समान अनुपात में कमी, मतलब जितना धनायन उतना ऋणायन। सपोज यहाँ पे हम एक पॉजिटिव गायब करेंगे, दैट मीन्स मान लीजिए इसको हम गायब कर देते हैं, ठीक है, और एक इसी का एक बी माइनस गायब कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉजिटिव गायब हुआ और एक क्या हुआ, निगेटिव गायब हुआ। तो इस प्रकार एक बोल सकते हैं कि इस दोष को ही इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं साटकी दोष। क्या बोलते हैं, साटकी दोष। देखिए कितना इजी है ना, इजी, यस, बहुत इजी है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में जब किसी आइडियल क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों का समान अनुपात में कमी हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस दोषवा को हम कहते हैं साटकी दोष। यस, ये रहा सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा मतलब, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसका कुछ गुण लेंगे, ठीक है। यस, तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात आपने क्या देखा कि जितने धनायन गायब हुए हैं पॉजिटिव, उतने ही क्या है निगेटिव, यानी इन दोनों का अनुपात, यूं बोलेंगे एक अनुपात में कमी आई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका जो CN होता है, दैट मीन्स जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है मैक्स। क्या होता है, मैक्स। तो जब एक कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्स होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पे समझिएगा कि डेंसिटी मीन होगी। डेंसिटी क्या होगी, मीन होगी, यानी कि कम से कम होगी, ठीक है। तो यह है कुछ जनरलाइज, कुछ जनरल एग्जांपल, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे जस्ट एक और दोष, फ्रेंकल दोष, ठीक है। अब ये फ्रेंकल दोष क्या है, आइए जरा समझते हैं। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, चले आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो यहां पे देखेंगे एक रस समीकरण मिति का स्टोइकियोमेट्री का सेकंड वाला, तो क्या था, फ्रेंकल दोष। क्या था, अच्छा, फ्रेंकल दोष बहुत इजी है। फ्रेंकल दोष का मतलब क्या होता है, फिर से वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आइडियल क्रिस्टल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स चलिए बना लेते हैं जी कुछ ऐसा। एक और बनाएंगे। चलिए, उसी प्रकार आयनिक है तो A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, चलिए तो फाइनली फिगर या स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। यहां पे ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में कोई कमी नहीं दिख रही है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको बोल सकते हैं आइडियल क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल, यानी कि आदर्श क्रिस्टल, ठीक है।
तो होता क्या भैया, यहां पे जरा समझें, फ्रेंकल दोष, इसके पहले साटकी पढ़े तो साटकी में दोनों एक अनुपात में गायब थे, जितना धनायन उतना ऋणायन। लेकिन फ्रेंकल दोष तब होगा, यानी फ्रेंकल दोष का मतलब तब होगा जब कोई भी एक आइडियल क्रिस्टल में जब कोई धनायन यानी A+ अपना जगह छोड़ करके, अपना मूल जगह छोड़ करके किसी अंतराकाशीय स्थान में जा करके स्थापित हो जाता है, यानी A+ का लोचा कनेक्शन कहीं और करना चाह रहा है, इसको यह जगह पसंद नहीं है तो यह जगह खाली करके किसी और जगह चल जाए, तो इस प्रकार के घटना को, इस प्रकार के दोष को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष, राइट। तो चलिए बहुत इजी है, इस भाषा को, इस भाव को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहली बात, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब कोई धनायन अपना मूल स्थान खाली कर या रिक्त कर या छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकल दोष कहते हैं। कितना इजी है, एकदम कठिन नहीं है, सिंपल। एक आइडियल क्रिस्टल लिए और एक धनायन को खाली कर दिए और इसको उठा करके कहीं भी आपकी मर्जी कहीं भी ढकेल देंगे तो ये एक विचलन होगा, यह एक दोष होगा, यह एक व्यवस्था में कमी आएगी, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात समझेंगे जरा बच्चों। यहां पे अगर देखा जाए तो धनायन की कमी हो रही है, और जब धनायन की कमी होगा तो इस क्रिस्टल में ऋणायन का मान बढ़ेगा, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात में हम क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो धनायन है वो क्या है? कम है, और जो ऋणायन वो क्या है? जो ऋणायन क्या है? यानी धनायन है आपका कम, अच्छा, और जो ऋणायन है वो क्या है? बड़ा है, यानी कि अधिक है। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग आपको मिलेंगे धनायन और ऋणायन में अंतर, ठीक है। दूसरी बात है क्या है? दूसरी ये है कि CN कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, वहां पे क्या होता था? मैक्सिमम होता था। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट वाली बात, डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेंसिटी यानी जो घनत्व है, डेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब डज नॉट इफेक्टेड टू फ्रैंकल डिफेक्ट ऑफ द डेंसिटी, यानी डेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता फ्रैंकल डिफेक्ट पर। अब बात यह है कि अगर फ्रैंकल दोष को देखा जाए तो ये किसके क्रिस्टल पाया जाता है? तो बच्चों ZnS के क्रिस्टल में हम देखते हैं फ्रैंकल दोष को, ठीक है। यानी ZnS के क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो ये रहा पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्थाएं किसको लेकर के? फ्रैंकल दोष को लेकर के, ठीक है। तो ये रहा रस समीकरण मिति का अंत। अब हम शुरू करेंगे और हम जानेंगे एक आध दो दोष और समझेंगे, और रस समीकरण मिति यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत एक आध दो दोष चलिए देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। यस, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दैट मीन्स क्या पढ़े थे? और रस समीकरण मितीय दोष। अब इसके बारे में तो लिखवाना है नहीं, क्योंकि इसका परिभाषा आप चाहे तो खुद बना सकते हैं, राइट। तो और रस समीकरण मितीय दोष का मतलब क्या होता है? इसमें आपको पढ़ना जो है वह सबसे पहले है ऋणायन रिक्ति दोष। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? यहां पर पढ़ना है ऋणायन रिक्ति दोष, ठीक है। क्या पढ़ना है? ऋणायन
रिक्तिका दोष, ऋणायन रिक्तिका दोष, ठीक है। एनायन बोल सकते हैं, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। चलिए जरा समझें। तो सबसे पहले ऋणायन रिक्तिका दोष शब्दों से तो क्लियर लग रहा है, बट उससे पहले कुछ हम काम कर लें, ठीक है। चले बच्चों, तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं सेम फिगर, यस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आइडियल क्रिस्टल। क्या है, आइडियल क्रिस्टल। प्यारे बच्चों, एक आइडियल क्रिस्टल के साथ क्या गलत काम होने वाला है, जरा समझें। तो बच्चों एक आइडियल क्रिस्टल में ऋणायन रिक्तिका दोष मतलब ऋणायन का रिक्ति होना, एक ऋणायन का गायब होना। जैसे यहां पे अगर हम इसे गायब कर दें तो इसे कहेंगे ऋणायन रिक्तिका दोष। बट इसमें एक लॉजिक वाली बात है कि जब एक ऋणायन गायब होगा तो अब उसका स्थान खाली हो जाएगा। तो अब उसका स्थान जब खाली होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्री चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आता है। यस, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे घटना को कहते हैं ऋणायन रिक्तिका दोष। एक बार और, किसी आइडियल क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब कोई ऋणायन अपना स्थान खाली कर देता है और उस जगह एक इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को, इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार के अव्यवस्था को हम बोलते हैं ऋणायन रिक्ति दोष। क्या बोलते हैं, ऋणायन रिक्ति दोष। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो बच्चों अगर लिखना चाहे तो ये लिखेंगे जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, कोई ऋणायन अपना स्थान खाली कर देता है, अपना जगह छोड़ देता है, और साथ ही साथ उस स्थान पर, उस जगह पर कौन राज करता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्ति दोष या रिक्तिका दोष कहते हैं। राइट, ये रहा जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका मतलब, एक ऋणायन रिक्तिका दोष का मतलब, एक ऋणायन गया और वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। क्लियर है। चलिए, अब यहां बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या यूं बोलेंगे इफेक्ट की बातें होंगी। क्या प्रभाव पड़ता है जब ये दोष होता है? तो सबसे पहला इफेक्ट प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रभाव है जो धनायन है, राइट, और जो ऋणायन है वह लगभग में पूरा तो नहीं, लगभग में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह रंगीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। अब रंगीन का मतलब होता है कलर से, और अगर हम कलर की बात करें प्यारे बच्चों, तो कलर में अगर सपोज ये
LiCl का क्रिस्टल है तो ये गुलाबी नजर आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर यह क्रिस्टल NaCl का है तो यह पीला नजर आएगा। ठीक है, अगर यह क्रिस्टल KCl का है तो यह बैगनी नजर आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है किसका? एक ऋणायन व्यक्ति का दोष का। ठीक है, चलिए तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा इफेक्ट की बात करते हैं तो बच्चों यह चालक बन जाता है, विद्युत का एक चालक बन जाता है, कंडक्टर का काम करता है। राइट, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथे की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहली बात, चौथा पैरामैग्नेटिक। क्या लिखेंगे? यह पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, अच्छा, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? पांचवा ये होगा कि यहां पे जो Cn होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वह होगा मैक्स। क्या होगा? मैक्स। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा एक ऋणायन रिक्ति का दोष यानी कि एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में। चले बच्चों, तो और समीकरण मिति का हम एक और प्यारा सा डिफेक्ट लेंगे। ठीक है, एक और जबरदस्त डिफेक्ट लेंगे जिसका नाम होगा वाट अतिरिक्त धनायन दोष अंतराकाशीय स्थान में। बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि शब्द ही अर्थ दे रहा है। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, धनायन का मतलब होता है धनायन का आना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिस्टल लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा जैसा कि ले रहे हैं। अच्छा, चले बच्चों, तो ये रहा आपके सामने एक आइडियल क्रिस्टल। और इस आइडियल क्रिस्टल में देखिए, यहाँ पे हम डबल नहीं बनाया, यहाँ पे हम इसी में समझेंगे कैसे, और यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा समझें, अंतराकाश। चले बच्चों, तो ये रहा आपके सामने। चले बच्चों, समझते हैं और समीकरण मिति में एक और बढ़िया सा डिफेक्ट जिसका नाम होगा अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। तो मैंने क्या किया, एक आइडियल क्रिस्टल ले लिया है और इसमें इसको आइए समझते हैं। तो कैसे होगा जरा समझें। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक आइडियल क्रिस्टल में पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे एक अतिरिक्त धनायन की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी अंतराकाशी मतलब बीच वाले संघटक कणों के बीच में जो गैप होता है, इसमें अगर कोई एक पॉजिटिव आके बस जाए कहीं से दुनिया से, तो इसे हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। लेकिन यह है कि उसको बैलेंस करने के लिए भी तो चाहिए, उसको खिलाने पिलाने को चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी कहीं कहीं आकर स्थापित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त बातें हो गई कि एक अंतराकाशी स्थान में A+ आया, मतलब एक पॉजिटिव आया, और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आया। तो इस प्रकार ये दोनों बैलेंस है, और इस प्रकार एक क्रिस्टल में एक डिफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम जनरलाइज इफेक्ट की बात करें, कुछ इफेक्ट की बात करें, तो क्या होता है वास्तव में? राइट, अगर इसका मतलब लिखना चाहते हैं, चलिए तो अगर आप इसका मतलब लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सिंपल है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में एक, चलिए तो अगर इसका मतलब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान में कोई धनायन चला आता है और उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न अव्यवस्था को, इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका परिभाषा, रहा इसका मतलब। अब यहाँ पे इसके थोड़ा सा इफेक्ट्स वगैरह की बातें कर लें, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात इसके हम साइज की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव होगा उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा।
जो पॉजिटिव होगा उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, और निगेटिव क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात है Cn की बात करें, क्वाड्रेशन नंबर की बात करें, तो यहाँ पे Cn क्या होगा, यहाँ पे Cn होगा मीन होगा, यानी कि मिनिमम होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी बात करते हैं डेंसिटी को लेकर के, तो बच्चों डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी में इंक्रीज होगा, दैट मीन्स वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ेगा। अच्छा, चौथी बात है कंडक्टर, यानी कि ये भी चालक बन जाता है, राइट। तो प्यारे बच्चों, अब ये बात ये है कि अतिरिक्त धनायन दोष आखिर में किस तरह क्रिस्टल में हो सकता है। तो बच्चों यहां पे लिख सकते हैं वाट जिंक ऑक्साइड एंड AgBr, कुछ इस तरह के क्रिस्टल में ये पाए जाते हैं, ये व्यवस्थाएं होती है, ये अव्यवस्था होती है, ये डिफेक्ट होता है। यस, तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और आने वाले लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर हर एक बात आपको समझ में आई होंगी। तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा। यस, बने रहे मेरे साथ, लाते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ। यस, तो बच्चों, यस, तब तक के लिए लेते ब्रेक, तब तक के लिए बाय बाय।